गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए उनमें भारत छोड़ो आंदोलन भी बहुत बड़ा आंदोलन था और ये भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा मेहर यूसुफ अली ने दिया था, जो एक कांग्रेसी नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन भारत की जनता की निर्भीकता, निडरता और जुझारूपन का एक अद्वितीय उदाहरण है। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण भारत आंदोलन चलाया गया, इसके लिए हमें थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और 1942 के आते आते मित्र राष्ट्र जगह जगह हारने लगे थे। तब मित्र राष्ट्रों में, जिनमें अमेरिका, रूस, जापान, चाइना आदि शामिल थे, उन्होंने इंग्लैंड पे दबाव डाला कि भारत को भी इस युद्ध में शामिल किया जाए और अपनी सहायता के लिए लाया जाए। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों को ये अंदेशा था कि जापान भारत पर हमला कर देगा और भारत को जीत लेगा और ये हमारे विरोधी खेमे में चला जाएगा। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों ने चर्चिल पर दबाव डाला, तो चर्चिल ने भारत की जो संवैधानिक मांगें थी उनको पूरा करने के लिए क्रिप्स मिशन को, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भेजा यहाँ भारत, जो यहाँ की संवैधानिक जो मांगें थी उनको पूरा करने के लिए आया था। उस समय गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रखी थी, लेकिन क्रिप्स मिशन पूर्ण स्वराज्य देना नहीं चाहता था। इसके अलावा फिर वो भारत की रक्षा के मामले अंग्रेज़ों के हाथ में रखना चाहता था और वायसराय की जो वीटो थे, महत्वपूर्ण विषयों पर जो उसकी शक्तियाँ थी, वो उसके पास रखना चाहता था। तो गांधी जी और कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है, अवधि पार चेक है। नेहरू जी ने कहा ये एक ऐसा चेक है जिसकी बैंक टूट चुकी है। इस प्रकार क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या रणनीति अपनाई जाए, तो वर्धा में एक सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस का कार्य समिति का वर्धा में गांधी जी के नेतृत्व में सम्मेलन बुलाया गया और ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन उस समय भी कुछ कांग्रेसी नेता थे जो ये कह रहे थे कि हमें इंग्लैंड का सहायता करनी चाहिए क्योंकि ये साम्राज्यवाद और फासीवाद के खिलाफ लड़ रहा है। तब गांधी जी ने कहा कि आप लोग कितना विरोध कर लो, मैं इस देश की रेत के एक एक बालूकण से एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा और तुम देखते रह जाओगे। तब सारे कांग्रेसी नेताओं ने उनका समर्थन किया। इसके पश्चात इसके अनुमोदन के लिए मुंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी एक अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें सारे कांग्रेस के छोटे छोटे डेलीगेट्स और जनता को भी आमंत्रित किया गया। यहाँ पर पंडित नेहरू ने कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष भारत छोड़ो प्रस्ताव को रखा, जिसे कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार कर लिया। इसी दौरान जब ये मीटिंग चल रही, ये मीटिंग हो रही थी गवालिया टैंक मैदान में, बॉम्बे में। जब ये मीटिंग हो रही थी तो बाहर हजारों की जनसंख्या उमड़ रही थी, जनता उमड़ रही थी, जो कि गांधी जी और कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया ये सुनना चाहती थी। फिर गांधी जी बाहर आए और जो उन्होंने भाषण दिया वो यादगार भाषण है। इतिहासकार और सुनने वाले कहते हैं उस दिन गांधी जी ऐसे बोल रहे थे जैसे भगवान बोल रहा है। उनका एक एक शब्द जनता के दिमाग में बिजली की तरह कौन रहा था और जनता जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगा रही थी। फिर गांधी जी जनता के समक्ष आए और गांधी जी ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इसको आप अपने हृदय में अंकित कर लो और हर सांस के साथ इसका जाप करो। और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, यानी या तो स्वाधीनता लेके रहेंगे या जान दे देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था जान ले लेंगे। कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि गांधी जी अहिंसक थे, फिर भी उन्होंने कहा कि लेकिन इसका ये है, शुद्ध रूप ये है कि या तो स्वाधीनता प्राप्त करेंगे या उस प्रयास में हम जान दे देंगे। इस प्रकार ये आंदोलन फैल गया। जब फैला तो अंग्रेज सरकार ने दमन चक्र की नीति अपनाई और रातों रात ऑपरेशन जीरो चलाते हुए गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया
जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई, अगले दिन पूरे भारत में तूफान आ गया, जनता सड़कों पर उतर गई और ग्वालियर टैंक में भी हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन वहाँ कोई नेता नहीं था। तब अरुण आसफ अली ने वहाँ तिरंगा फहराया और भारत छोड़ो आंदोलन को गति दी। इसके अलावा कई नेता, जो बड़े नेता थे, वो भूमिगत हो गए थे, जिनमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन थे। उन्होंने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को चलाया। एक कांग्रेसी नेता थी उषा मेहता, जिसने कांग्रेसी रेडियो को भूमिगत रूप से प्रसारित किया। वो 2 साल तक चलता रहा और अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाए। कांग्रेसी रेडियो से वो गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो अंग्रेजों का दमन चक्र था, वो भारतीयों में जन जागृति फैलाने का काम किया। अब यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। जब पूरे देश में फैल गया तो अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया, गोलियां चलाई, नियति जनता पर लाठियां बरसाई और उनको जेलों में छोड़ दिया। अब तक सारे नेताओं को, जो कांग्रेसी थे या जो भी नेता थे, सबको गिरफ्तार किया जा चुका था। तो आंदोलन जो था वो सीधे जनता के हाथों में आ गया था। जब अंग्रेजों ने हिंसक गतिविधियां अपनाई तो जनता भी हिंसक हो गई और जनता ने सरकारी कार्यालयों पर हमले शुरू कर दिए। रेल की पटरियां उखाड़ दी, थाने जला दिए, सचिवालय जला दिए, डाक तार विभाग अस्त व्यस्त कर दिया। पटना में सचिवालय पर तिरंगा फहराने के चक्कर में 7 युवा मारे गए। उस समय अंग्रेजों ने गोलाबारी की, जिसमें इसी दौरान कई जगह समानांतर सरकारें भी स्थापित कर दी गई, जिनमें संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सबसे पहले समानांतर सरकार चित्तू पांडे ने बलिया में बनाई। वो अपने आप को गांधीवादी नेता कहता था। जिन्होंने भी समानांतर सरकारें बनाई, सब अपने आप को गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग थे। उन लोगों ने किया। इस प्रकार से ये आंदोलन गति पकड़ता गया और लेकिन अंग्रेजों के दमन चक्र के पश्चात दिसंबर आते आते ये आंदोलन ठंडा पड़ गया और 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 24,000 लोगों को सजाएं दी, 1000 के आसपास मारे गए, 1600-1700 घायल हुए। दिसंबर आते आते ये आंदोलन जब ठंडा पड़ गया तो फरवरी 1943 में गांधी जी ने जो आगा खां महल में कैद थे, वहाँ फिर से उपवास करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो दमन चक्र अंग्रेजों ने चलाया है उसके खिलाफ और जो भारतीयों को उन्होंने जेल में ठूंसा है उसके खिलाफ मैं 21 दिन का उपवास शुरू करता हूँ। जैसे ही गांधी जी के उपवास की बात जनता ने सुनी, जनता पुनः आंदोलित हो गई और सड़कों पर उतर आई। जगह जगह धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकाले जाने लगे। इवन लोग सत्याग्रह के लिए आगा खां महल भी चले गए और वहाँ सत्याग्रह शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा हमें गांधी जी की रिहाई के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अंग्रेजी सरकार टस से मस नहीं हुई। उनके मन में कोई और ही प्रश्न था। वायसराय और अफसरों पे जूं तक नहीं रहेंगी। चर्चिल ने कहा कि जब हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ये कमबख्त बुड्ढा हमें कभी नहीं चुका सकता। ये हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है। अब जब आंदोलन फैल गया और जनता गांधी जी की रिहाई की मांग कर रही थी तो अंग्रेज दूसरा ही प्लान बना रहे थे। उन्होंने कहा 21 दिन ये आदमी अगर अनशन करेगा तो ये मर जाएगा। उन्होंने आपातकाल के लिए सेना को तैयार रखने के लिए कहा। एक विमान की भी तैयारी कर ली कि इसमें गांधी जी का शव ले जाया जाएगा, उनकी भस्म ले जाई जाएगी। छुट्टी की घोषणा करने की तैयारी कर ली। लेकिन गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने दुश्मनों को मात दी और उपवास पूरा किया और अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी। अब अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि आप एक वक्तव्य दो कि जो ये हिंसा हुई है इसके लिए आंदोलन जिम्मेदार है। तो गांधी जी ने कहा मैं इसकी भर्त्सना कभी नहीं करूँगा। ये आंदोलन आपकी गलती के कारण हुआ है और आपकी नीतियों के कारण हुआ है। तो जो गांधी जी ने जो उपवास किया था उस उपवास के कारण जनमानस जो था उसका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया और जन जागृति फैलने लगी और पूरे दुनिया में ये मैसेज गया कि जनता गांधी जी के पीछे है, अब इनको आज़ादी दे देनी चाहिए। तब रूजवेल्ट ने चर्चिल को लिखा कि अब अंग्रेज़ों समय आ गया है, आप भारत छोड़ दो और भारत को आज़ादी दो। इवन चीन ने भी चर्चिल को पत्र लिखा कि आप लोग गांधी जी को रिहा कर दो और भारत को आज़ाद कर दो।
तो कहने का मतलब है जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो उनके उपवास थे, जो उनकी नीतियाँ थी, उससे भारतीय जनता का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था, उनमें जागृति आ गई थी और जुझारूपन आ गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी के कारण भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। गांधी जी की नीतियों के कारण थोड़े दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। थैंक यू।